चैप्टर नंबर 3 है हमारा लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। आप लोगों के गोल्डन चैप्टर्स का लास्ट चैप्टर। गोल्डन चैप्टर वो कहते हैं ना बातों से पैसे कमाना, तो ये है बातों से नंबर लेना। इसमें कोई वर्किंग ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहले 3 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, बाकी देखिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बीआरएस के अंदर भी कुछ ना कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हाँ बातें वाले भी नंबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वर्किंग वाले हैं। ठीक है, यहां पर क्या वर्किंग है, अगर कोई वर्किंग है भी सही तो आप कैलकुलेटर के ऊपर करके आंसर दे सकते हो। लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तो आपको पता है कि हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। हमने अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस कर लिया था। हाँ, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमारा सबसे पहला काम हो गया बुक्स ऑफ प्राइमरी, फिर अगला काम हो गया लेजर। इसके दरमियानी वाली सड़क का नाम क्या है, पोस्टिंग। क्या होता है, अब हम आ चुके हैं लेजर के अंदर। अब लेजर्स क्या होता है, जर्नल्स या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से जब हम चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, जिसे पोस्टिंग का लफ्ज बोला जाता है, किसमें, लेजर्स। जब आप लोग लेजर्स में आते हो, आपके पास फर्दर 2 रास्ते हैं, या आप अपना लेजर टी फॉर्म में बना लो, या बना लो रनिंग बैलेंस फॉर्म में। रनिंग बैलेंस फॉर्म में दोनों में क्या फर्क होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीरियोडिक और परपेचुअल नहीं होता, बिल्कुल ऐसी फर्क है। क्या मतलब है, जो टी फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको नेट करके बैलेंस बताएगी, और जो रनिंग बैलेंस फॉर्म है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताएगी। एग्जांपल देता हूं मैं, हाँ जी, कैश का अगर आप लेजर बनाते हो तो कैश अकाउंट के नाम से, अब अपने सारे जर्नल में जाओगे, देखोगे जहां कैश डेबिट हो रहा है इसमें डेबिट कर दोगे, नाम कौन सा इस्तेमाल होगा, उसकी क्रेडिट एंट्री का। फिर आप जहां कैश क्रेडिट हो रहा होगा, कैश को क्रेडिट साइड पर लिखोगे, किस नाम से, जो डेबिट हो रहा होगा। तो आपने अपने कैश अकाउंट को जहां जहां डेबिट हो रहा है डेबिट कर दोगे, जहां पर क्रेडिट हो रहा है, जैसे सपोज दैट कैपिटल से कैश, ये इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश टू कैपिटल, ये किसकी एंट्री का नाम रिजल्ट है, कैश टू सेल। ये किसका रिजल्ट है, कैश टू अकाउंट। फिर आपने रेंट पे किया, रेंट टू कैश। आपने परचेज किया, परचेज टू कैश। आपने अकाउंट पेएबल के पैसे दिए, एक टाइम गुजरेगा उसके बाद आप इस बड़ी साइड का टोटल, पहले दोनों साइड पर कौन सा टोटल आता है, बड़ी साइड का टोटल, और जो साइड शॉर्ट होगी उसमें हम लिख देते हैं कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड। कैरी डाउन या कैरी, ये जो बैलेंस होता है कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, ये आगे मूव करता है अगले साल या अगले पेज के ऊपर डायगोनली। कैसे, मतलब अगर इस साइड पर आ रहा है तो ये इधर, और जो पिछले साल का कैरी डाउन या क्लोजिंग होता है वो अगले, और अगले साल का अपनी सही साइड पे जाता है। जो कैरी डाउन होता है वो बेसिकली अपोजिट होता है, और ग्रो डाउन में वो अपनी अपोजिट ओरिजिनल साइड पे चला जाता है। और अगर इधर कैरी डाउन आएगा तो आपका कैरी डाउन अगले लेजर में या अगले पेज पर या अगले साल कैसे मूव होता है, डायगोनली। इसे डायगोनल कहते होते हैं इस लाइन को, जैसे ये लाइन हम लगाते हैं ना। जब इसका आपने बैलेंस नेट चेक किया तो क्या हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको पता चल रहा था, या एक टाइम के बाद एंड पे पता चला, एंड पे पता चला। ये जो रनिंग बैलेंस फॉर्म होता है ना, उसमें कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी देख ले। वो इस तरह से कैश अकाउंट ऊपर वो भी ऐसे लिखता है, यहां पर वो लिखता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ऐसे करके। वो कहता है मेरा कैश आया कैपिटल से, सपोज 10,000, कैश डेबिट हो गया, किस नाम से, फिर सेल की चीजें, तो फिर आपका कैश डेबिट हुआ 5,000 से कर लेते हैं, यहां पर आपने बैलेंस में 10,000 लिखा, फिर 5,000 ऐड करके 15,000 लिख दिया। फिर आपने रेंट पे किया 2,000,
क्या करोगे, और यहां पर लिख दोगे। फिर आपने सपोज दैट अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आए 7,000 कैश डेबिट, इधर क्या करोगे 20,000। फिर आपने परचेज किया, परचेज से कैश डेबिट हो गया होगा क्रेडिट, क्रेडिट सपोज करते हैं हमारा 8,000 से, बैलेंस में कितना आ गया 12,000। बात समझ लग रही है। अब आप देखिए हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस का पता कि हमारा बैलेंस कितना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं इससे आपको ये पूछूं कि इसमें जो इजी मेथड या क्विक मेथड है वो वाला कौन सा होता है, टी फॉर्म। और अगर मैं कहूं कि इसमें जो कॉस्टली मेथड होता है वो रनिंग बैलेंस फॉर्म। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस फाइंड हो रहे हैं, वर्किंग बढ़ रही है हमारी। कैश अकाउंट में ऐसा नहीं है, उसमें एक ही दफा सारा कुछ लिख लो डेबिट कार्ड एंड पे एक ही दफा बैलेंस निकाल। तो टाइम कंज्यूमिंग कौन सा होगा, जिस पे ज्यादा टाइम लगेगा, जिस पे ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, वो कौन सा होगा रनिंग बैलेंस। टी फॉर्म में तो एक ही दफा सारा बैलेंस निकालना है। ठीक होगी बात। अब इसके बाद जब आप लेजर बना लोगे, सारे लेजर बन गए आपके, लेजर के सारे कैरिड ऑन कहां ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। और मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में 3 बातें बताई हैं, याद है या भूल गई। ट्रायल बैलेंस के बारे में 3 बातें। पहली बात, ये है वो बैलेंस की लिस्ट है जो लेजर के कैरिड ऑन है, जिसे क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर। ये बैलेंस, जो बैलेंसेस की लिस्ट है, कौन से बैलेंस जो हर लेजर को क्लोज किया था, उसका जो बैलेंस फाइंड हुआ था ना, उसकी आपने एक लिस्ट बना ली, उसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। वो लिस्ट आई कहां से, एक्सट्रैक्ट कहां से हुई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर्स। गॉट इट। ये पहली बात इसके बारे में। इसके दूसरी बात है कि इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एसओसीआई, एसओएफपी। ट्रायल बैलेंस पहले बनता है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है। तो इट इज स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, या इन दोनों को कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, वो तो उसके लिए तो ट्रायल बैलेंस जरूरी है ना, पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा तो कोई काम होगा। तीसरे नंबर पर यहां से एक्यूरेसी चेक होती है, अरिथमेटिकल एरर चेक होते हैं, टू चेक अरिथमेटिकल एरर्स। ठीक होगी बात। चलो पहले इसको देखते हैं, इस पेज को कवर करते हैं, खत्म करते हैं, फिर अगले पेज में जाएंगे। इस पे टोटल 3 या 4 पेज, 4 पेजेस है। ठीक है, टोटल 4 पेजेस हैं, और हर पेज में से एक सवाल तो कहते हैं आ जाता है, जो मैक्सिमम वो एक पेज छोड़ देगा। तो सबसे पहले तो पहला पेज पढ़ते हैं ना। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हमने पहले भी की है, वो करके फिर आगे चलते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन है, वो ये कंफ्यूजन है कि सेल्स लेजर, सेल अकाउंट को नहीं कहते। सेल्स लेजर इज द नेम ऑफ डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स या सेल्स अकाउंट सेल्स को कहते हैं, सेल्स लेजर डेटर अकाउंट को कहते हैं। ये एक कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन से आई क्या फायदा उठाता है, और आपको एक सवाल भी दे देता है इसमें से। ये किसका दूसरा नाम होगा, क्रेडिटर या फिर अकाउंट। चलो एक मैं आपको तकरीबन 1.5 पेज की तैयारी करवा के फिर उसको पढ़ते हैं। वो ये टोटल 3 टाइप के लेजर्स होते हैं। जरा टोटल कितने टाइप के लेजर होते हैं, 3। एक लेजर को कहते हैं रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर। एक होता है पेएबल लेजर।
रिसीवेबल और पेएबल के अलावा एक जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? जर्नल लेजर। और मैं इसके साथ आपको एक और लेजर की बात करूं, वो लेजर नहीं कहते, वो क्या चीज है? कैश बुक का जिक्र अकाउंटिंग में नहीं किया हुआ, लेकिन होता है। समझिए कि इसके बगैर हमें समझ नहीं लगेगी, कैश बुक को पढ़े बगैर हमें समझ नहीं लगेगी। तो लेजर हो गया रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, जर्नल लेजर। पेपर में आपको सवाल आएगा, एक ट्रांजैक्शन बताई जाएगी और आपसे पूछेगा बताओ ये किस लेजर का हिस्सा है। तो याद रखें, अगर सवाल के अंदर डेटर का जिक्र है तो रिसीवेबल लेजर, क्रेडिटर का है इसके अलावा है तो जर्नल लेजर। मतलब अगर आपके ट्रांजैक्शन के अंदर आपको लगता है डेटर की बात हो रही है तो रिसीवेबल लेजर, क्रेडिटर की बात हो रही है पेएबल लेजर, इन दोनों की बात नहीं हो रही तो जर्नल लेजर। हाँ, इसके अंदर एक कैश बुक भी है। अगर कैश या बैंक का जिक्र होगा तो कैश बुक की बात होगी। अब बातें होगी टोटल 4। रिसीवेबल की बात हुई तो रिसीवेबल लेजर, क्रेडिटर की बात हुई पेएबल लेजर, इसके अलावा कैश का होगा, कैश या बैंक होगा तो कैश बुक। लेकिन कैश बुक के बारे में आईकैप ने नहीं बताया हमारी बुक में। और एक बात है, इन तीनों के अलावा जिस चीज का भी जिक्र हो, मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं, मैंने जो लिखने लगा हूं अभी, उस ट्रांजैक्शन से हर स्टूडेंट को सवाल आता है, हर स्टूडेंट। मतलब आप में से उस सवाल के शर से कोई नहीं बच सकता। सिंपल में अगर आपने ना उधार पे सेल किया है तो बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल टू। आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ ये किस लेजर में जाएगा, ये किस लेजर में जाएगा? ये रिसीवेबल लेजर और ये, मैंने आपको 4 ही बताए हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं? रिसीवेबल, पेएबल, जर्नल लेजर और कैश बुक। आपकी एंट्री के अंदर रिसीवेबल का लफ्ज आ गया तो रिसीवेबल लेजर में, पेएबल का आ गया तो पेएबल लेजर में, कैश बैंक आ गया तो कैश बुक में, इसके अलावा जो भी नाम आया जर्नल लेजर। बात समझ लग गई? और इसमें से एक सवाल पक्का आता है। अगर मैं आपको ये ना बताऊं ना, अगर ये हम ना डिस्कस करें, आप वो पेज पढ़ लें, 10 दफा पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ोगे दिमाग और खराब होता जाएगा, भाई समझ ही नहीं लगेगी। वो ऐसे एक अजीब से ट्रैक में फॉर्मेटेड है। बट अगर थोड़ा सा समझ लो, किसी को नींद आ रही है बता दें, समझ लगी है अभी जो मैं जितनी बातें बता दी? हाजरा समझ लगी? पक्का? चल फिर मैं ये बुक आपसे रीड करवा लेते हैं। देखिए जरा अपनी बुक निकाले, मैं इसके टोटल 4 या 5 पेज हमने मैक्सिमम पढ़ने हैं ही 4-5 पेज। तो हाँ जी, पढ़ने वाले 4-5 है, बाकी तो चाहे वो जितने मर्जी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये तो आपको ऐसे होगा कि ये तो बुक बड़ी आसान लिखी हुई है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। बात समझ लगी? ट्रांजैक्शन से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से विच मे हैव टी अकाउंट या स्टेटमेंट फॉर्म विद कैलकुलेटेड आफ्टर, यानी उसमें बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद निकलता है। इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट आर यूजुअली मेड इन द रिसीवेबल लेजर, ये उसके नाम लिखे हुए हैं। इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर या ऑल अदर अकाउंट्स इन द, कस्टमर रिसीवेबल में चले गए, सप्लायर पेएबल में चले गए, बाकी सारे, मैंने कहा ना कि आई के अपने कैश बुक का जिक्र नहीं करना, लेकिन आपने दिल में तो रखना है। एवरी लेजर अकाउंट मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। इंपॉर्टेंट बात, पेपर में सवाल आ सकता है, क्या ये बात सच है कि हर लेजर सेपरेटली आइडेंटिफाई होता है? हम हर लेजर को अलग अलग तो बनाते हैं। It is often quicker and more convenient to give accounts their own unique code number. होता ये है, अगर आप इतने ज्यादा लेजर बनाते हो तो आपको लेजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कोडिंग कर देते हो। कोडिंग का मतलब समझाता हूं मैं। आप कभी जूता खरीदने गए हो किसी भी, यानी जैसे सर्विस पे, बाटा पे या
इस पे तो आप लोग नहीं जाते, चलो किसी भी। तो जब आप लोग वहां से शूज खरीदो तो आप लोग जब उसको कहते हैं ना अच्छा मुझे ये इस साइज में चाहिए, तो वो भाई साहब ये नहीं कहता कि ये कलर या ये चीज, वो कोड बोलता है। वो वहां पर कोडिंग दी होती है सबको, किस मकसद के लिए, इजी टू फाइंड, किस मकसद के लिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑफन क्विकर एंड मोर कन्वीनियंट अकाउंट देयर ऑन यूनिक कोड नंबर, और उसको बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यानी सारे अकाउंट्स को आप एक यूनिक कोड दे देते हो, ये पूरा एक पेज है, इसमें को हमने पढ़ना है, और इसमें से भी एक सवाल, मैंने कहा ना 4-5 पेज है और हर एक पेज में से अलग सवाल आता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो पूरा समरी है ना पूरे की। उसके बाद आगे वो कहता है फ्रॉम लेजर अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। कहता है ट्रायल बैलेंस एक तो मकसद है कि किस लिए बनाया जाता है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इट इज आल्सो स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके होगी बात। कहता है इनकम एक्सपेंस ड्राइंग्स अकाउंट्स, हाँ ये चीज इसको हमने एंड, ये आखिरी पेज है आपका, इसलिए इसको यहां पर नहीं पढ़ना, जब मैं आपको आखिरी पेज पढ़ाऊंगा उस वक्त पढ़ा, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। यहां से जो सवाल आया हुआ है अभी तक वो ये है, लिखा हुआ है द सॉर्टेड रिकॉर्डेड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। ये वही बात करती कि आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर बनाना है। अकाउंट्स आर केप्ट टुगेदर इन अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, टी अकाउंट, रनिंग बैलेंस। टी अकाउंट में क्या होता है, अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट is widely used in studies, exams and working। ये जो प्रैक्टिकली लोग आप अपने बिजनेस जो अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कौन सा कर रहे हैं, रनिंग बैलेंस फॉर्म। लेकिन हम जो किताबों में पढ़ते हैं, एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं, वो टी अकाउंट करते हैं। इवन के आई कैप मोस्टली क्या करता है, जो हमें आंसर देता है ना, वो भी आजकल रनिंग बैलेंस फॉर्म में दे रहा है। Debit transactions are posted on the left side with the reference of account credit entry। ये बात कुछ समझ लग रही है क्या कह रहा है, आपने डेबिट ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पर लिखना है with the reference of credit entry। Credit transaction are posted on the right side with the reference of account of debit। ये उसने एक लेजर बनाकर भी दिखा दिया। फिर कहता है बैलेंसिंग अ टी अकाउंट लेजर, क्या कहना चाह रहा है, बैलेंस कैसे करना है। आपको बैलेंस करना आता है, बड़ी साइड का टोटल पहले, जो शॉर्ट साइड होगी उसमें, और फिर आगे कैसे मूव करना है, डायगोनली। यही बात उसने अंग्रेजी में लिखी हुई है। अब हम इसको जरा, वैसे ये अंग्रेजों की पंजाबी है, हमारे लिए अंग्रेजी है। वन ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड, वंस ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड। कहता है जब एक दफा सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं, इट विल बी नेसेसरी टू फाइंड बैलेंस ऑन द लेजर अकाउंट्स। कैसे, टोटल बोथ साइड्स ऑफ द टी अकाउंट एंड फाइंड द लार्जर टोटल। दोनों का टोटल चेक कर लो किसका बड़ा है, पुट द लार्जर टोटल इन द टोटल बॉक्स ऑन द डेबिट एंड, दोनों का जो लार्जर टोटल है दोनों साइड पर लिख लो। इंसर्ट अ बैलेंसिंग फिगर to the T account which does not currently added up to the amount in the total box। मतलब क्या बोला, और जो छोटी साइड है वो कहना चाह रहा है, कहते हैं उस साइड पर बैलेंस लिख दो, रिमेनिंग अमाउंट लिख दो, जिसको आप कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड कहोगे। किस साइड पर लिखो, जिसका टोटल पूरा नहीं हो रहा। कॉल दिस बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन। कैरी द बैलेंस डाउन डायगोनली एंड कॉल इट ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। कहता है उसको आगे फॉरवर्ड में लेकर जाना है ना, तो उसको डायगोनली मूव करवाएं और उसको बोलेंगे क्या, ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस या कैरी फॉरवर्ड, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड। खत्म हो गया टी अकाउंट। अब आगे क्या कह रहा है, रनिंग बैलेंस फॉर्म। ये देखो उसने कुछ ऐसा ही बना दिया है, पता नहीं उसने हमारा कॉपी किया, ये क्या है,
डेबिट क्रेडिट बैलेंस, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकाल रहा है. दिस इज एन अल्टरनेटिव टू टी अकाउंट इज वाइडली यूज्ड इन, मतलब प्रैक्टिकली ये इस्तेमाल होता है. दिस प्रोवाइड विद अपडेटेड बैलेंस आफ्टर. अब सवाल क्या आ सकता है कि हमें टी अकाउंट ना अपडेटेड बैलेंस देता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन और रनिंग बैलेंस देता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? रनिंग बैलेंस फॉर्म वाली. टी फॉर्म वाला आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, उसके बाद हमें बैलेंस देता है. चलो जी, आपका पहला पेज का जो पिछला पेज था ना वो समरी थी, पहला पेज ये हो गया. इसमें कोई बात नहीं समझ लगी तो ना सही, साथ साथ पूछ लेना. ये ना ह्यूमन नेचर है, थोड़ी सी आंख लग जाना, थोड़ी देर बाद फिर आंख खुल जाना. तो जब आपकी आंख लग जाया करे तो वो परेशानी वाली बात नहीं है. जब उठो ना तो पूछ लिया करो कि सर ये यहां पर आंख लगी और उसके दरमियान क्या मामलात हुए जी. टाइप्स ऑफ लेजर, लो जी कितने हैं? वही 3 बताए हुए हैं. कौन सा? रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर और अच्छा जनरल लेजर के और नाम भी लिख लो. मेन लेजर, नॉमिनल लेजर. मेन लेजर या नॉमिनल लेजर, मैं हाईलाइट कर देता हूं. मेन लेजर भी उसका नाम है, नॉमिनल लेजर भी उसका. रिसीवेबल लेजर में क्या होगा? इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट टू whom we sell inventory on credit. It is also called sales ledger, customer ledger. कहते हैं रिसीवेबल लेजर के और नाम क्या है? सेल्स लेजर, कस्टमर लेजर. पेएबल, इट कंटेन ऑल इंडिविजुअल सप्लायर फ्रॉम होम वी परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट. तो देखिए जब तक क्रेडिट पे होगा नहीं तब तक तो रिसीवेबल या पेएबल बनेगा ही नहीं. इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज लेजर या in contain all other accounts of assets, liabilities, income, expense, capital, drawings. It is also called nominal ledger. ठीक होगी बात? पहले बनाते थे कि सबका अलग अलग, अब सबको वो जनरल में डाल. नहीं, उन सब बनाएंगे अलग अलग, लेकिन उनके नाम है जनरल लेजर. होगा सबका अलग अलग, लेकिन नाम क्या है? जनरल है. लो मेरे भाई, ये वो पेज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये जो आप इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये इतना की पेज है, इससे ज्यादा नहीं. इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन सबको कंफर्म आता है, एक मिनिमम, 2-3 हो सकते हैं, तो इसी से इसका कोटा पूरा कर सकता है. और यही एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज होती है मेरी, अगर जिसमें मैं कह सकता हूं थोड़ी परेशानी हो सकती है. ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज बनेगा, इसी को इसके ऊपर ही हमने टाइम लगाना है. आपके पास 5 मिनट है इसको पढ़ने के लिए. ठीक है, 5 मिनट ज्यादा है, 3 मिनट में आप पढ़ लोगे, क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ते हो दगड़ 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 दगड़, तो जल्दी से इसको ना एक दफा पढ़ें फिर मैं समझाता हूं. पोस्टिंग रूल्स, पोस्टिंग रूल्स पढ़ें फिर मैं समझाता हूं कि पोस्टिंग रूल्स आपने क्या पढ़ा, होता क्या है. पांच मिनट के अंदर इसको ओके करें.
पढ़ लिया? क्या समझ लगी? लगी समझ? चले, अगर समझ लगनी हुई है ना तो वो आपको पहले 2-3 पढ़ के समझ लगी होगी, और अगर नहीं लगनी तो फिर तो लगनी नहीं। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा वो आपसे ना एक ट्रांजैक्शन लिखेगा और उसके बारे में 2-3 बातें पूछेगा। कौन सी बात? अमाउंट किस चीज से देकर लिखोगे, एक किस लेजर में पोस्ट करोगे, फिर उसकी अकाउंट्स, किस अकाउंट में किस साइड पर अमाउंट जाएगी। सबसे पहले आपने ये देखना है, इसको याद करने का तरीका बताने लगा हूं, सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक की डेफिनेशन का पता है? ऑल क्रेडिट सेल्स। क्या? ऑल क्रेडिट सेल्स। एंड अगर क्रेडिट सेल की यहां पर है ना, मैं एंट्री पास कर रहा हूं, आपने दिमाग में एंट्री सोच ली, इस सब के सवाल का जवाब सिखाऊंगा। क्या होती है क्रेडिट सेल की एंट्री? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स। अब वापस जाए रिसीवेबल लेजर में, एक बड़े काम की चीज दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर एक लिखा हुआ है इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? मतलब इसमें हर कस्टमर का अलग अलग लेजर बनाया जाएगा, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। अगर आपने रिसीवेबल लेजर्स का वो तरीका सीखना है ना, तो क्या सोचना है? सारे कस्टमर का अलग अलग लेजर। और यहां पर भी देखें जरा, ये कोई छोटी बात मैंने नहीं आपको हाईलाइट करवाई। अब देखें, आपने कस्टमर्स के अकाउंट में चीज लिखनी है, हर एक इनवॉइस का डाटा उसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि एक इनवॉइस के ऊपर तो सारे कस्टमर नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब है जो अमाउंट आपको मिलेगी, हर एक डेटर की रिसीट या इनवॉइस देखनी पड़ेगी। एक ही इनवॉइस के ऊपर सारे डेटर्स का डाटा और एक ही रिसीट के ऊपर सारे सप्लायर का डाटा नहीं होगा। तो जब भी आपसे ये कोई पूछे कि आपने बताओ डेटर्स के अंदर या अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कैसे अमाउंट लिखी है, तो आपने कहना है हर एक डेटर की इनवॉइस ली, उस इनवॉइस के ऊपर जो डाटा था वो हमने रिकॉर्ड किया। सेल्स के अंदर क्या शब्द की जरूरत है? नहीं। अब सारी सेल्स इकट्ठी करके लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है? इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। इंडिविजुअल का लफ्जी मतलब क्या होता है? इनफरादी, अलग, एक। तो जब भी रिसीवेबल की बात होगी, उसकी अमाउंट आएगी ईच इनवॉइस से। इसके अलावा जिसकी भी बात होगी उसकी बात होगी टोटल से, टोटल रिजल्ट से। जैसे सेल्स लिखनी है, टोटल सेल्स इकट्ठी। रिसीवेबल लिखना है, हर एक इनवॉइस से अमाउंट लेनी है। परचेज लिखनी है, टोटल परचेज। पेएबल लिखना है, ईच इनवॉइस ऑफ पेएबल, ईच इनवॉइस ऑफ। बस इस बात पर गौर करना है, तो आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया, बल्कि आप तो सारे कंप्लीट हो गए। ये कॉलम आपका अमाउंट कहां से आई, ये कंप्लीट हो गया। इसका कलर ये। अब यहां पर देखें, अपनी एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल है, इसकी अमाउंट में क्या आएगा? ईच इनवॉइस। किस लेजर में पोस्ट होगा? रिसीवेबल लेजर में, डेबिट साइड ऑफ। और जब लेजर बनाओगे तो किस साइड पर लिखोगे रिसीवेबल को? डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि कंट्रोल को तो बना ही नहीं रहे फिलहाल। फिर सेल्स पे आ जाए, सेल्स क्या ही? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। लेजर कौन सा? सेल्स हो क्या रही है? तो क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट। बस
सेल्स डे बुक की अमाउंट कहां से आएगी? पोस्ट केस लेजर में होगी कि साइड पर होगी? ये तीन बातों में से कोई एक बात पेपर में पूछी जाती है। अब क्रेडिट सेल्स में रिसीवेबल, ईच इनवाइस अमाउंट, लेजर कौन सा? रिसीवेबल लेजर, किस साइड पर? डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। फिर आ जाओ सेल्स, अमाउंट कहां से आएगी? टोटल इनवाइस, ईच इनवाइस नहीं, टोटल। लेजर कौन सा? जर्नल लेजर, किस साइड पर? क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। डन। अब आओ जरा परचेज पे आ जाओ, बाद में सेल रिटर्न पे आता हूं। परचेज पे आ जाओ, परचेज डे बुक की एंट्री पास करो। परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल। मुझे ना इसको वेरीफाई करवाओ, अमाउंट में क्या आएगा? टोटल परचेज या ईच इनवाइस? परचेज में टोटल। देखे ना, या तो रिसीवेबल लेजर में ईच इनवाइस आएगा या पेएबल में आएगा, इसके अलावा टोटल। हाँ जी, टोटल परचेज अमाउंट में आ गया। लेजर कौन सा? साइड कौन सी? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। अब पेएबल, ईच इनवाइस। लेजर कौन सा? क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। ये बात समझ लगी? अब बताओ सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न की क्या एंट्री है? सेल रिटर्न टू, मैं सेल रिटर्न को एसआर लिख रहा हूं, टू अकाउंट। अब मुझे ना सेल रिटर्न की अमाउंट बताओ, ईच इनवाइस या टोटल? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न टोटल नंबर वन। लेजर कौन सा? जर्नल, जर्नल। और डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, टोटल रिटर्न, जर्नल लेजर, डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न। अब रिसीवेबल के बारे में आ जाओ, ईच रिटर्न। लेजर कौन सा? रिसीवेबल, साइड कौन सी? बात समझ लग गई? आपने, उसने आपको ये चीज बतानी है, आपने फौरन दिमाग में उसकी ना एंट्री सोच लेनी है। एंट्री में देखिए कि वो पूछ क्या रहा है, किसके बारे में वो पूछेगा। बताओ सेल्स किस टाइप ऑफ लेजर में जाएगी? हम कहते हैं रिसीवेबल लेजर, नहीं, जर्नल लेजर। अकाउंट रिसीवेबल जाएगा, रिसीवेबल लेजर। अब परचेज रिटर्न का केस देखिए तो आपको समझ लगेगी। परचेज रिटर्न का केस देखिए जरा। परचेज रिटर्न में आप एंट्री पास करेंगे, अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न। अकाउंट पेएबल के बारे में सोचें, ईच रिटर्न। लेजर कौन सा? साइड कौन सी? डेबिट साइड ऑफ अकाउंट पेएबल इंडिविजुअल अकाउंट। फिर परचेज रिटर्न, अमाउंट कहां से आएगी? टोटल रिटर्न इकट्ठी करके, जर्नल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। डन। ये बात समझ लगी? अब आ जाते हैं कैश बुक। अच्छा, कैश बुक के साथ ना आई कैप ने बड़ी ज्यादती और जुल्म किया है। वजह कि उसने, ये आप कैश बुक पढ़ोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं समझ लगनी है, क्योंकि पहले तो हम एंट्री के साथ ना वो देख रहे थे ना। समझ ना लगने की वजह ये नहीं, समझ ना लगने की वजह ये है कि यहां पर उसने सिर्फ एक चीज लिखी है, कैश का इफेक्ट लिखा ही नहीं। और डबल एंट्री होती है ना, तो हम एक साइड तो रिसीवेबल लेजर में, इसमें जो चीज कैश बुक में जा रही है उसने उसका जिक्र ही नहीं किया। लेकिन हम दिमाग में तो सोच सकते हैं ना, जैसे पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री बताएं। पेमेंट टू सप्लायर की, हाँ जी, पेमेंट किया सप्लायर को, क्या? अकाउंट पेएबल टू। अब उसने, अगर आप इसको सीखना चाहोगे तो कैश को भूल जाए, बस कैश को सोचे ही ना, क्योंकि कैश बुक में ज्यादा, और कैश बुक का उसने जिक्र उसने किया है अकाउंट पेएबल का। देखें अकाउंट पेएबल में ईच पेमेंट ऑफ टू सप्लायर, ईच का लफ्ज आ गया। लेजर कौन सा बना? साइड कौन सी आ गई? डेबिट साइड ऑफ। और अगर कैश का जिक्र करेंगे तो ये किस में जाएगा? कैश बुक में, टोटल अमाउंट फाइंड करके, और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। लेकिन उसने इसमें कैश का जिक्र, तो ये चीज अलग है। इसके अलावा अदर पेमेंट्स कौन सी होती है पता है? एक तो सप्लायर को रेंट को पे किया, सैलरी को पे किया, कोई भी पेमेंट की, उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री रेंट या कुछ भी टू। अब कैश का तो जिक्र हम कर नहीं रहे। बताओ रेंट
क्या ईच टाइप ऑफ या टोटल रेंट? जब लिखेंगे तो टोटल, क्योंकि ईच का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के साथ आता है। चलो अमाउंट तो आ गई टोटल रेंट। लेजर, जर्नल लेजर या पेएबल या रिसीवेबल, तीनों में से एक नाम बताएं। जर्नल लेजर। साइड, डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट। अब ये देख लें, अदर पेमेंट्स, जर्नल लेजर, ये टोटल अदर पेमेंट्स क्या आएगा ये, और जर्नल लेजर डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट, और सैलरी है तो सैलरी के डेबिट। फिर है डिस्काउंट फ्रॉम ईच सप्लायर, और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात हो रही है, और डिस्काउंट रिसीव्ड की ना एंट्री को बताया, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री किस किस को आती है। पेएबल्स टू डिस्काउंट, हाँ जी, अकाउंट पेएबल टू, उसकी वजह क्योंकि इनकम है और इससे हमारे अकाउंट पेएबल कम होते हैं। अब इसके अंदर क्या कैश का जिक्र है? तो नहीं। तो ये जो आपका डिस्काउंट का है ना, ये पूरा काम है, ये वाला दोनों, ये आपका दोनों डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में लिखे हुए हैं। एक उसकी डेबिट साइड को डिस्कस किया हुआ है, दूसरा इसके क्रेडिट साइड को। अकाउंट पेएबल का जिक्र करें, जरा गौर तो फरमाना, ये देखना, डिस्काउंट फ्रॉम ईच सप्लायर, डिस्काउंट फ्रॉम लेजर कौन सा, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड, इकट्ठा करके लिख दो। लेजर कौन सा, साइड कौन सी, ये इसने दोनों, ये ऊपर वाली सिंगल सिंगल एंट्री क्योंकि कैश वाला उसने जिक्र नहीं किया, दूसरी साइड उसकी कैश की थी, इसमें उसने दोनों इकट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि कैश का जिक्र, ये तीन एंट्रीज थी पेमेंट वाली साइड पर। अब ये तीन साइड है, 1 2 3, ये कौन सा है, रिसीट्स, ये दोनों इकट्ठी हैं। ईच रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे जब लेते हो एंट्री क्या पास करते हो, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। लो जी, इसका तो हमने जिक्र ही नहीं करना। अब अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र कर ले, अमाउंट कहां से आएगी, ईच रिसीट ऑफ फ्रॉम कस्टमर, नंबर 1। लेजर कौन सा होगा, साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड। तो देख ले, ईच रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीवेबल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। इसका एक ही साइड होगा क्योंकि कैश वाली साइड को डिस्कस, यानी कि उसका कैश का फैक्ट ही खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो हम बता सकते हैं, कैश बुक में जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा, टोटल मोड से जाएगा, वो हम बता सकते हैं। आगे आ जाएं, अदर रिसीट, और कोई और रिसीट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट, वो चीज क्रेडिट, और वो चीज आएगी तो टोटल अदर रिसीट्स। लेजर कौन सा, क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। अब डिस्काउंट की एंट्री बना दो मुझे, डिस्काउंट अलाउ की एंट्री, डिस्काउंट अलाउ डेबिट क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है और इससे हमारे रिसीवेबल कम होते हैं। डिस्काउंट की अमाउंट कैसे आएगी, डिस्काउंट टू ईच कस्टमर, ये डेटर की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, और ये इधर है। रिसीवेबल में क्या होगा, डिस्काउंट टू ईच कस्टमर, लेजर कौन सा होगा, और साइड कौन सी है इसकी, डिस्काउंट अलाउड के बारे में, टोटल डिस्काउंट अलाउड, जर्नल लेजर, डेबिट साइड ऑफ। अब आ जाए जर्नल लेजर। जर्नल लेजर वो कौन होता पहले कौन सा है ना, जिसका जो ऊपर वाली किसी बुक में। अब अगर आपकी एंट्री के अंदर नंबर 1 रिसीवेबल आ जाए, पेएबल आ जाए, कैश आ जाए, उसके लेजर बन गए सारे ऊपर, इसके अलावा जो भी है वो हो गई जर्नल लेजर, वो हो गई, मतलब आपकी जर्नल एंट्री के अंदर अगर रिसीवेबल या पेएबल का लफ्ज है ही नहीं या कैश का लफ्ज है ही नहीं, मतलब रिसीवेबल, कैश और पेएबल के नाम के अलावा सारे नाम जर्नल लेजर ही तो हैं। वो कहता है जर्नल लेजर अगर डेबिट साइड पर आया तो सारा टोटल डेबिट साइड कर लेंगे, जर्नल लेजर डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट है, वो कहता है जो जर्नल लेजर से एंट्री आती है वो तो होती ही जर्नल लेजर की है, वो किसी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आती ना, वो जर्नल लेजर में आती है ना। और जर्नल एंट्री की हर एंट्री जर्नल लेजर। आप कोई एंट्री बना लें, प्लांट डेबिट,
प्लांट का लेजर कौन सा है? रिसीवेबल है, पेएबल है, जर्नल है? प्लांट पेएबल है, रिसीवेबल है या जर्नल है? सोच तो ऐसे रहे हो जैसे पता नहीं मैंने ओ भाई साहब, अगर रिसीवेबल से पेएबल का लफ्ज आएगा तो रिसीवेबल पेएबल, इसके अलावा सारे जर्नल हैं। और कैश को नहीं बोलना बस। अगर मैंने एक एंट्री पास की हुई है, सपोज सैलरी डेबिट किया हुआ, सैलरी कौन सा लेजर है? जर्नल लेजर, क्योंकि लेजर है ही तीन, रिसीवेबल, पेएबल, जर्नल। अगर मैंने कहा डेटर, ये रिसीवेबल लेजर है, क्रेडिटर ये पेएबल है, अच्छा डेटर क्रेडिट हो रहे हैं, फिर कौन सा लेजर है? तो फिर भी रिसीवेबल लेजर है। डेटर चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो जाएगा किस अकाउंट में? डेटर अकाउंट में। अकाउंट पेएबल चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, पेएबल लेजर। और खुदा के बंदो, आप कोई भी एंट्री मुझे बताओ, सपोज दैट आपने एंट्री पास की, फर्नीचर डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया, मुझे बताओ इसका लेजर कौन सा है? जर्नल लेजर। इसका लेजर कौन सा है? कैश बुक। अब मैं बताता हूं अकाउंट पेएबल टू अकाउंट, इसके लेजर बताओ। ये पेएबल लेजर, ये रिसीवेबल लेजर। अब अगर मैं एक एंट्री, मैंने पैसे पे किए कस्टमर को, यानी पेएबल को, अकाउंट पेएबल टू कैश, ये क्या है? पेएबल लेजर। ये क्या है? कैश बुक। मैंने एक एंट्री पास कर दी, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट, बताओ ये कौन सा लेजर है? जर्नल लेजर। ये कौन सा है? जर्नल लेजर। लेजर है तीन चार, चौथा तो आपने जबरदस्ती बना लिया, वैसे तीन है लेकिन चार ही सोचने हैं। अगर आपके कोई भी नाम आ जाता है कैश या बैंक का, कैश बुक, रिसीवेबल का नाम आ जाए, रिसीवेबल, पेएबल आ जाए, पेएबल, इन तीनों के अलावा जो भी आए जर्नल है। नहीं, वो लेते नाम, उसको बोला जाता है नाम। जैसे आप ट्रायल बैलेंस में प्लांट लिखो, सारे ही जर्नल है, नहीं ऐड करके नहीं लिख सकते, लिखते अलग अलग ही है। ये बात जरा गौर से पढ़िएगा, ट्यूटोरियल नोट जी। वो बैंक में, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट बजाते खुद लाइबिलिटी है, ठीक है ना? कैश और बैंक, बैंक है ये, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो कैश बुक की एलिमेंट्स। The above posting rules are in accordance with accounting system where control account are not, क्योंकि अगर वो मेंटेन कर दी है ना, तो फिर तो वो ईच वाली बात ही खत्म होगी, फिर तो वो भी टोटल हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के तहत कि हमने लिस्ट बनाई हुई है कंट्रोल अकाउंट। लो जनाब, ये सेल डे बुक, परचेज डे बुक का फॉर्मेट है, ये पढ़ लो, ठीक है, ना पढ़ो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई चीज। दो पेज पढ़े, दो पेज। लो जनाब, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ये पहले मैं आपको अपने अंदाज में बताकर देसी अंदाज में फिर पढ़ाता। टोटल कितने? 4 पेज के इसके, तीसरा पेज अभी शुरू किया, और इस हर एक पेज में से वो एक सवाल बनाता है मिनिमम, और वो सवाल किसी को आ जाए ना आए, लेकिन ये पोस्टिंग रूल से लाजमी बनाता है। पोस्टिंग रूल से फिर भी बंदा वहां कंफ्यूज हो जाता है। चले, इसका पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या चीज, फिर उसके बाद इसको हम बुक से भी पढ़ लेते हैं। है तो बोरिंग सही, क्योंकि ये मजे की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है उसकी वजह, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आ जाए तो इम्पोर्टेंट है, दिल को अच्छा लगे ना लगे गुजारा करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली होता ही है जनाब, पहली बात अकाउंट्स को अरेंज कर लेना यूनिक कोड के साथ। क्या मतलब है इसका? सपोज दैट मैं कहता हूं आपने अपने सारे नॉन करंट एसेट्स को किया क्या, एक कोड अलॉट कर दिया, अपने अकाउंट्स वाले को कहा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कहा कि भाई कोई भी नॉन करंट एसेट आपने खरीदना है ना, तो आपने लिखना है मशीन 31, मशीन 35, यानी M31, M32, M33, मतलब कोई कोड देना है हर एसेट को, और हर एसेट का अलग कोड।
हाँ, ये उसने कह दिया कि ऐसा करना 00 से लेकर 99 तक कोड की रेंज किस में रख लो, नॉन करंट एसेट। आप फर्नीचर खरीदो, उसको लिख दो F9, आपने मशीन खरीदी M10, आपने व्हीकल खरीदा V14, कोई कोड दे दो कल को, ताकि हम जब अरेंज करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर सपोज दैट आपके व्हीकल के कोड है V14 तक, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अच्छा व्हीकल 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। आप जब ऑडिट कर रहे हो या अपने व्हीकल को चेक कर रहे हो, तो अगर आपके V14 तक है और व्हीकल आपके 10 खड़े हैं, तो आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कुछ मिसिंग है, या तो वो सेल आउट हुए होंगे, कोई ना कोई मसला हुआ है। कोडिंग का ये भी फायदा होता है। फिर वो करंट एसेट के अपने कोड दे दो, एक्सपेंस के अपने कोड दे दिए, उसका लिख लो सपोज 100 से लेकर 999 तक, सपोज कर रहा हूं। एक्सपेंस के अपने कोड दे दो, इनकम के अपना कोड दे दो, मतलब हर एक की कोडिंग की रेंज रख लो। क्या ये रेंज स्टैंडर्ड ने बताई हुई है? नहीं, हर कंपनी हर एंटिटी को फ्रीडम है, वो अपनी मर्जी की कोडिंग, बट कुछ लोकल लॉज या कुछ यानी लोकल रीजन ये कह सकते हैं कि भाई नॉन करंट एसेट को ना आप ये रेंज दिया करें, ये कह सकते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल हर को फ्रीडम। अच्छा, फिर दूसरी बात इंटरेस्टिंग, क्या ये कोडिंग हर बंदा दे सकता है या कुछ स्पेसिफिक अथोराइज्ड बंदा होगा? स्पेसिफिक अथोराइज्ड बंदा होगा, और इसको चेंज करने की इजाजत नहीं होती विदाउट दैट अथॉरिटेटिव पर्सन। उसकी परमिशन के बगैर कोई भी बंदा इस कोडिंग को चेंज, क्योंकि कोडिंग चेंज हो गई तो सारे अकाउंट दरहम बरहम हो जाएंगे। आपने 100 से 0 से लेकर 99 तक नॉन करंट एसेट है, एक भाई साहब है, उसने कहा जी ये मुझे पसंद नहीं है, इनका ना कोड होना चाहिए 1000 से ऊपर। तो आप वो किसी को पता है किसी को नहीं है, तो वो कोई अप्रूवल है नहीं है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जो सारी बातें हैं ना, उसने ना अंग्रेजी में एक सिस्टमैटिकली लिख दी है। पहला क्या है कि ये यूनिक कोड दिया जाता है अरेंजमेंट करने के लिए, जो डिजाइन कोड किए जाते हैं वो हर कंपनी को फ्रीडम है, लेकिन कुछ लॉज लोकल लॉज कह सकते हैं कि आप ये कोडिंग करो। फिर कोई भी बंदा इसको बगैर अप्रूवल के चेंज नहीं कर सकता। ठीक होगी बात? और इसका ये कोडिंग देने का तरीका कार क्या होगा, जैसे नॉन करंट एसेट है, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदो, उसको आप ये नहीं कह सकते कि फर्नीचर 105, क्यों? क्योंकि उसको तो आपने रखा ही 99 तक है। तो आप लिख सकते हो F105 नहीं, 95, 85 कुछ भी। अब जरा इसको पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। ये जो हमने बहुत छोटी सी बात कर दी, उसने एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद फिर स्पेसिमेन उसका। जी, दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएटेड बाय अ बिजनेस to use organize its financial transaction into categories of assets, liabilities, income and expense। ये अकाउंट्स की लिस्ट है जिसमें कैटेगराइज किया जाएगा, एसेट्स को अलग, लाइबिलिटी को अलग, सबकी अलग अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। Each journal ledger accounts is identified with a unique code and heading। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, हर जर्नल लेजर जैसे M1, M2 यानी मशीन की अलग हेडिंग, फर्नीचर की अलग यूनिक कोडिंग होगी, यूनिक हेडिंग होगी। This allow a business to generate instruction and policies to be followed by those members of staff responsible for recording। ये कलर ज्यादा नहीं खराब हो गया? ठीक होगी बात? कहते हैं कि ये जो हर लेजर को आपने एक यूनिक कोड दे देना है और अपने स्टाफ को बता देना है कि भाई आपने ये कोडिंग फॉलो करनी है। द लिस्ट इज टिपिकली अरेंज्ड इन ऑर्डर। क्या मतलब, जैसे फर्नीचर है ना, फर्नीचर को 11, 12, 13, 14, 15 तक, फिर 20 के बाद व्हीकल का शुरू कर दो, फिर 30 या 35 या 40 के बाद कोई और शुरू कर दो। मतलब एक अरेंजमेंट हो, ये नहीं कि पहला 1 कोड रख दिया, फिर 98 रख दिया, फिर 50 रख दिया, नहीं, एक सीक्वेंस में होगा। टिपिकली ऐसा होता है। उसके बाद कहते हैं द लिस्ट इज टिपिकली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ द अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एंड फाइनेंशियल पोजीशन जर्नल लेजर, फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जर्नल लेजर अकाउंट, सब के लिए वो फॉलो किया जाएगा वही। द स्ट्रक्चर एंड हेडिंग इज द लिस्ट एम टू रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? वो कहता है ये सारा करने का मकसद कि जब हम पोस्टिंग करने लगे ना तो बार बार चेंज नहीं करेंगे ना, तो वो इजीली हम अपनी पोस्ट, जैसे आपने मशीन खरीदी, आपने देखा जाए कि आगे M15 तक है, M16 कोड दे देना जी। मशीन देखे ना, वो कोडिंग उसमें उसकी मशीन खराब हो गई ना तो वो हमारे अकाउंट्स में आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ठीक है भाई इतनी मशीनें नहीं है तो ये नंबर वाली मशीन खराब हो गई। ये नहीं कि कोडिंग चेंज करेंगे, कोडिंग नहीं चेंज करेंगे, ये भी हो सकता है, रियल ऑट हो सकता है। डिजाइन एंड फ्यूचर चेंज आ गया ना कि कौन डिजाइन करेगा और फ्यूचर चेंज करने की इजाजत अ कंपनी माइट हैव इन डिजाइनिंग इन चार्ट, मतलब आप अपनी मर्जी की कोई भी कोडिंग दे सकते हो विद इन द बाउंड्री सेट बाय द रूल्स ऑफ इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट माइट इशू a generic chart of accounts from which business select those code that are appropriate to its needs। कुछ मुल्कों के अंदर ऐसा है कि उन्होंने एक टाइप के इस रेंज के अंदर आपने लेने, इसके बाहर नहीं लेने। In order to keep vigilant control over accounting framework, no accounting personnel is allowed to make amendment। किसी भी अथॉरिटी को इजाजत नहीं है कि वो चेंज करे, इंक्लूडिंग ओपनिंग न्यू हेड ऑफ अकाउंट्स। न्यू हेड ऑफ अकाउंट्स का मतलब है पहले एक सीरीज है 0 से 100 तक, फिर जी उसने कहा थी 101 से लेकर 200 तक, इसको भी ओपन करने की इजाजत नहीं है इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स अनलेस स्पेसिफिक रिटन अप्रूवल thereof is duly sanctioned by the head of finance function, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है मोस्टली। वो कहता है किसी भी पर्सोनल को कहते हैं जो हायर मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं, कहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को बंदे को ना उसको छेड़ने की इजाजत है ना नया अकाउंट ओपन करने की इजाजत है विदाउट द अप्रूवल ऑफ मेन जो फाइनेंस फंक्शन का हेड है, CFO जिसे कहते हैं, कि उसके बगैर उसको कोई भी बंदा, हर बंदा नहीं छेड़ सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, उसके अलावा और कोई भी बंदा नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो पता चल ही गया होगा कि क्विक एक्सेस मिलती है, अगर कोई चीजें आगे पीछे होती है तो जल्दी पता चल जाता है। The aim of chart accounts to ensure all transactions are recognized with the requirement of business. The organization aim to maintain appropriate chart of accounts in order to cater the present future monetary transaction। कहता है इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है या नहीं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्यूरेट, सही रिकॉर्ड, टाइमली रिकॉर्ड हो रही है, सही रिकॉर्ड हो रही है और मीनिंगफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी जा रही है। बेसिकली कहता है इसका मकसद यह है कि हमारी ट्रांजैक्शन टाइम पर सही सही वैल्यू से रिकॉर्ड हो रही है और आगे जो इसका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से मूव भी कर रही है। जैसे जर्नल एंट्री के अंदर एक M4 नजर आ रही है, लेजर के अंदर M4 नजर ही नहीं आ रही, तो पता चल जाएगा टाइमली कि हाँ इसमें कोई ना कोई इशू है, तो वो आप फौरन ट्रेस कर लोगे। अगर सिंपल मशीन लिखा हुआ है तो हो सकता है मशीन कौन सी है कौन सी नहीं है। द चार्ट ऑफ अकाउंट्स विल एक्ट एज अ guiding and referring tool to the finance personnel which they post accounting entries to their respective head। वही बात कि ये आइडिया हो जाएगा जब मशीन का लेजर बना रहे होंगे तो ये पता चल जाएगा कि सारी मशीनें आ चुकी हैं। जैसे मशीन 1 डेबिट हो गई है, 2 डेबिट हो गई है, 3 डेबिट हो गई है, अगर किसी ने क्रेडिट होना तो वो क्रेडिट भी हो गई है। ये उसने बता दिया जी नॉन करंट एसेट 100 से 199, लैंड का कोड, ऑफिस बिल्डिंग का कोड, वेयर हाउस का, फैक्ट्री का, मोटरवे का, उन्हें अलग अलग स्पेसिफिक थोड़ा सा बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक्स में कर दिया है। फिर करंट एसेट के कोड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी के, सारी कोडिंग उसने बता दी। खत्म हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने जो बातें बताई वो याद है पक्का? तो माजरत मैंने ना एक पेज कम बताया है, इसका एक पेज मेरे ख्याल में ये भी है और ये लास्ट टाइम भी रह गया था, तो इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ना।
ट्रायल बैलेंस के पैराग्राफ में ना वो 3 बातें हाईलाइट करें जो मैंने आपको बताई। ट्रायल बैलेंस इज मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स, memorandum listing of all accounts balances, internal checking the mathematical accuracy of double entry bookkeeping. It has 2 column, debit and credit. कभी ट्रायल बैलेंस देखा है? ट्रायल बैलेंस देखा हुआ है? अच्छा, बनाया भी है। उसके 2 कॉलम होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। These 2 columns should be equal to each other, जो कि आपके कभी नहीं आते, इंडिकेटिंग दैट देयर इज नो अरिथमेटिक। नहीं, आपके मजे की बात है, बराबर आते थे, एक ही सवाल के बराबर होते थे, सबके होते आपस में अलग अलग होते थे। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, आपके बराबर भी आते थे सबके, लेकिन आपस में बराबर नहीं होते थे। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम, जहरी सी बात है, वो किन लेजर से डाटा आएगा? रिसीवेबल, पेएबल, जर्नल। नाम ही 3 है। अब ये कहोगे कि सर हमने तो इतने लेजर बनाए हैं, सैलरी का बनाया, रेंट का बनाया, वो सारे उनका नाम है जर्नल लेजर, उन सब का नाम क्या है? जर्नल लेजर। रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, और फिर कहता है टोटल पेएबल अमाउंट्स इन इंक्लूजन इन द, हाँ वो कहता है रिसीवेबल और पेएबल की लिस्ट बनाकर उनका टोटल बैलेंस लिखते हैं। ये नहीं कि अल्लाह दीता, अल्लाह रखा, फलाना फलाना, सबके बैलेंस अलग अलग नहीं लिखने। रिसीवेबल जितने भी नाम लिस्ट बनाओगे, उन सारी लिस्ट को प्लस करके लिखोगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में अलग अलग लेजर बनाना अलाउ है। आप चाहे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना लें या लिस्ट ऑफ बैलेंस बना लें, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो टोटल ही लिखना है, सारे रिसीवेबल लेजर के लिस्ट का टोटल करके रिसीवेबल। कभी जैसे हमने अभी फाइनल अकाउंट के 4 साल हो गए ना हमारे, कभी लिखा हुआ है 5-6 डेटर का नाम लिखा हो, एक ही डेटर का नाम लिखा होता है। वो क्या होता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आर मेड फ्रॉम रिसीवेबल, और वो उसका टोटल बैलेंस होता है। सोर्स ऑफ डाटा फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है जनाब? जरा सोर्स देखना तो सही। एक सोर्स हो गया जिसको आएगा आपने पीछे नहीं बहु दिया, दूसरा सोर्स हो गया रिसीवेबल का, तीसरा सोर्स हो गया पेएबल का, ऑल अदर बैलेंसेस फ्रॉम जनरल लेजर। वो ऑल अदर क्या है? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, जितने भी हम लेजर बनाते हैं। लो जी, यहां पर वो 4 बातें पूरी हो गई। अगर आपसे ये पूछे जी आप ट्रायल बैलेंस कहां से बनाते हो, हम फौरन बोलते हैं लेजर से। भाई लेजर हैं कौन कौन से? रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, जर्नल लेजर और कैश फ्लो। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसे एरर चेक होते हैं। हाँ, इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन का मतलब क्या है? खामियां। सबसे बड़ी खामी, गलती भी होती है, बराबर भी आ जाता है, फिर तो धोखा हुआ। हम तो तब कहते हैं ना कि जब बराबर नहीं आया तो ये गलत, हमें एरर का पता चल गया। मजे की बात, गलती भी हो और बैलेंस भी बराबर आ जाए तो ये तो धोखा हो गया। तो ये सबसे बड़ा ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है। फिर कौन कौन से ऐसे एरर हैं, गलतियां हैं, जिससे जो गलती भी होती है लेकिन बैलेंस भी बराबर आ जाते हैं? अब ये अल्लाह पूछे आई क्या आपको, ये उसने ना ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया है, और रिपोर्टिंग 1 में इसका पूरा चैप्टर है। ये जो लिखा हुआ है ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, इनकरेक्ट अकाउंट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, ये सारा एक पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर बहस होती है, और हर साल उसमें से पेपर भी आ रहा है। लेकिन यहां पर उसने थोड़ा सा छेड़खानी करने के लिए ना छेड़ दिया। कहता है ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज अ टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। If both the debit and credit column trial balance are equal to each other, we assume that there is no mistake in the posting of journal entry and subsidiary books of ledger in carrying the carry forward balance and even the balancing of ledgers. But this assumption is correct, but should never be taken as conclusive proof of accuracy. कहता हाँ ठीक है, हम सही मान लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। It means that there are certain errors which remain undetected by trial balance. Both debit and credit side of the trial balance may be equal in spite of certain mistakes. कुछ गलतियों की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ भी जाएगा, गलतियां फिर भी होंगी। मिसाल के तौर पर वो बताता है एरर ऑफ ओमिशन।
एरर ऑफ ओमिशन का लफ्जी मतलब होता है भूल जाना। ये आप ना 2 मिनट है, उसके बाद हमने फाइनल अकाउंट में चले जाना है, तो सोना नहीं है, 2 मिनट में अगला भी एक पेज है। हाँ जी, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब बताऊं, एंट्री भूल जाना। आप एक पूरी एंट्री लिखना ही भूल गए हो, आपका ट्रायल बैलेंस टैली आ जाएगा, क्योंकि ना तो आपने जो वो अमाउंट डेबिट वाली डेबिट में लिखी, ना क्रेडिट वाली। अब लिखना ही एक एंट्री भूल गए हो, ट्रायल बैलेंस से उसको कोई फर्क, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। दूसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आपने डेबिट करना था रिपेयर को, आपने कर दिया मशीन को। अब वैसे तो रिपेयर भी डेबिट होता है, मशीन भी डेबिट होता है। डेबिट किसको करना था, रिपेयर को, आपने किसको कर दिया, मशीन को। आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। करना था रिपेयर टू कैश, आपने कर दिया मशीन टू कैश। अब गलती भी है, ट्रायल बैलेंस भी टैली है। एक होता है एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है दोनों साइड पर बराबर गलती कर दो, 200 से डेबिट साइड भी गलत कर दो, 200 से क्रेडिट साइड भी गलत कर दो, वो तो आपस में कंपनसेट हो गए, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एक है इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स ऑन बोथ साइड्स। इनकरेक्ट अकाउंट, अकाउंट ही आपने दोनों साइड पर ही गलती कर दी, मतलब अमाउंट ही गलत लिख दी। आपने करना था कैश टू सेल्स 10 रुपए से, आपने कर दिया कैश टू सेल्स 100 रुपए से, दोनों साइड पर 100 रुपए, वो तो उधर भी 100 चला गया, उधर भी 100 चला गया। और एंड पे पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट और बट ऑन राइट साइड। जी, कंपनसेटिंग का मतलब नहीं ना, कंपनसेटिंग का मतलब होता है, ये तो होता है ना कि इनकरेक्ट अकाउंट्स, क्या आपने पूरी एंट्री गलत कर दी। कंपनसेटिंग का मतलब है आपकी 200 से गलती हुई डेबिट साइड पर पता नहीं कहां पे, और 200 से किसी और जगह पर गलती हो जाना, वो कंपनसेट होता है। एक ही एंट्री के अंदर गलती हुई, वो इनकरेक्ट अमाउंट हुई। अगर दो डिफरेंट जगहों पे सेम अमाउंट से गलती हुई, वो कंपनसेटिंग है। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑन राइट साइड। रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या है, इसको एरर ऑफ कमीशन वैसे कहते हैं। आपने रेंट को डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट कर दिया, कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रॉफिट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है तो गलती। डेबिट करना था रेंट टू कैश, आपने कर दिया सैलरी टू कैश। अकाउंट गलत है, लेकिन साइड सेम है, नेचर सेम है, तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली, तो पेपर में सवाल आ जाएगा, ऐसे वो ट्रांजैक्शन लिख देगा और कहेगा बताओ क्या इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा या नहीं। तो हम देख लेंगे कि वो अगर भूल गया एंट्री लिखना, ट्रायल बैलेंस टैली है। अगर कोई प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आपने एक डेबिट वाली नेचर को डेबिट वाली किसी और नेचर के साथ यानी रिप्लेस करके लिख दिया। जैसे प्लांट को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया रिपेयर को, अब प्लांट को भी डेबिट करते हैं, रिपेयर को भी डेबिट करते हैं, आपकी डेबिट साइड तो बराबर रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट आपका गलत है। चलें जी, लास्ट आपकी आगे क्लोजिंग एंट्री। ये बहुत आसान सा है, लेकिन मैं आने थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मुश्किल तरीके से पढ़ाऊं। है ये बहुत आसान, आपको तो ये शायद ज्यादा सा डाटा लग रहा होगा, ये बहुत ही आसान चीज है। ट्रांजैक्शन टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ट्रांजैक्शन टू द, सादा अंदाज में पहले बताता हूं, आपने एसेट खरीदा इस साल, क्या वो एसेट आपके पास अगले साल भी होगा या नहीं? आपने गाड़ी खरीदी है, पर नॉन करंट एसेट तो होता ही वही है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। आपने एक एसेट खरीदा, उसका एसेट, उसका एक ही दफा पैसे दे दिए, उसका इफेक्ट अगले साल भी जाएगा, ठीक है। एक आपकी लायबिलिटी है, आपने 5 साल के लिए लोन लिया, आज लायबिलिटी बन गई, क्या अगले साल भी लायबिलिटी है या खत्म हो गई? है, क्योंकि 5 साल तक जब मिलेंगे नहीं तब तक आपकी लायबिलिटी। आपने बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इस साल आपने लिखा होगा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, क्या जब अगले साल इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तब भी लिखोगे कैपिटल? फिर भी लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल तो है, कैपिटल तो रहेगा। अब आ गया हमारी बात सैलरी की, मैंने इस साल की सैलरी पे की, क्या अगले साल इसी का बेनिफिट मैं ले सकता हूं? देखो मैंने ये पहले खरीदा इस साल, क्या अगले साल इसका बेनिफिट ले सकता हूं? यस, इसका मतलब ये नेक्स्ट अगले साल जा रहा है। मैंने इस साल सैलरी पे की, आपको काम करवाया, मैंने कहा जी मैं तो एसेट खरीदता हूं एक ही दफा, तो 20 साल इस्तेमाल करता हूं,
तो इसलिए मैंने आपको सैलरी दे दी है, बस खत्म, आप 20 साल तक काम करो। कैसा होगा? नहीं। इसका मतलब है एसेट अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, लायबिलिटी अगले साल जाती है, इक्विटी अगले साल जाती है। इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इनके बैलेंस नहीं होते, ये क्लोज हो जाते हैं, जिस साल पे होते हैं उसी साल के होते हैं। अगले साल नई सैलरी होगी, नए रेंट पे करोगे, हर चीज, नए इनकम नया एक्सपेंस। बात समझ लगी? तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, फिर बाद में मैं क्लोजिंग एंट्री भी समझाता हूं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके बैलेंस होते हैं। बैलेंस का मतलब है जो पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। आप कहोगे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल या इक्विटी। कौन कौन से बैलेंस इधर ही क्लोज कर दोगे? इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। इसको क्लोज करने का तरीका भी है जी। तो ये इनकम अगर हमने किसी जगह इन्वेस्ट की वो इन्वेस्टमेंट ना आपका एसेट होता है, इनकम तो नहीं होती। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट में आता है। तो उसी से ही तो अगले साल इनकम जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी ना, उसको हर साल के लिए अलग होगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एसेट है, वो इनकम नहीं है। आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया, दिस इज नॉट एन इनकम, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उससे जो इनकम आ रही है, क्या आपको 1 साल की इनकम मिल गई तो आपको 10 साल तक मिल गई? हर साल की अलग इनकम आएगी। ठीक होगी बात? अच्छा, इसको क्लोज करते कैसे, जरा ये गौर फरमाएं। इनकम को, एक्सपेंस को क्लोज कैसे करते हैं? अब जरा ध्यान से बात सुनिए। सपोज आपने परचेज का लेजर बनाया, परचेज में सैलरी का बना देता हूं मैं, क्या बनाता हूं? सैलरी का लेजर। मेरी सैलरी डेबिट होती है, ऐसा ही है, किस नाम से? कैश के नाम, 5000। फिर मैंने सैलरी पे की 7000, ठीक है, क्लोज किया, कितना आ गया? 12000। इसका भी कितना आ गया? 12000। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? कैरी ऑन कितना? अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सैलरी के अकाउंट का कैरी ऑन अगले साल ब्रॉड ऑन नहीं होता। ये अगले साल ब्रॉड ऑन कैसे ब्रॉड ऑन हो? ये तो आपने पिछले साल की सैलरीज पे की है। तो फिर आप कहेंगे सर ये कैरी ऑन तो लिखा हुआ है, ये किधर जाएगा? ट्रांसफर टू एसपीएल। आपको पता है इसकी एक एंट्री पास होगी, वो एंट्री जरा सुनिएगा। वो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट सैलरी क्रेडिट 12000 से। लो जनाब, जो आपने सैलरी 12000 से पहले डेबिट की थी ना, वो क्रेडिट होगी, खत्म। सैलरी आपने क्लोज कर दी, अगले साल नहीं लेकर जानी। आपने कहा सर हमने तो डेबिट की नहीं। वो भाई साहब ये क्या है? सैलरी 5000 से डेबिट, सैलरी 7000 से डेबिट, आपकी 12000 से सैलरी डेबिट हो गई है। आप इसको कहां जाकर लिख दो? ट्रांसफर कर दो एसपीएल में, और जैसे तो ट्रांसफर होगी, खत्म। जो चीज एसपीएल में चली जाती है ना, वो क्लोज हो जाती है। जो चीज एसओएफपी में जाती है वो आगे बैलेंस आती है, वो बैलेंस होता है उसका, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जो चीज एसपीएल में जाती है, और एसपीएल में क्या जाता है? अच्छा, जितने भी एक्सपेंस हैं वो एसपीएल में ट्रांसफर होंगे, एसपीएल में क्लोज होंगे। जितनी भी इनकम है वो भी एसपीएल में या एसओसीआई। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ। लेकिन ड्राइंग्स कैपिटल में जाकर एडजस्ट होती है, वो कैपिटल में जाकर नेट होती है। बात समझ लगी? ये पेपर में सवाल आए हुए हैं। कोई भी इनकम का नाम बता दे, वो कहेंगे जी किस में ट्रांसफर या क्लोज होगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। कोई भी एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ ड्राइंग्स कैपिटल में। उसकी एंट्री क्या होती है? पहले हम ड्राइंग्स डेबिट करते हैं ना, ड्राइंग डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया सपोज। फिर हम क्या करेंगे? कैपिटल डेबिट कर देते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ना इसको। कैपिटल में से माइनस करने का मतलब है कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, और ड्राइंग्स क्रेडिट कर देते हैं। ड्राइंग्स डेबिट क्रेडिट खत्म, अमाउंट किसमें चली गई? कैपिटल, वो क्लोज होगी, खत्म होगी। तो कोई भी इनकम हो, किसी भी इनकम की क्लोजिंग एंट्री कोई आपसे पूछे, किसी भी इनकम की, तो आपने वो इनकम डेबिट कर देनी है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट, ये है इनकम की क्लोजिंग एंट्री।
किसी भी किस्म का एक्सपेंस हो, एसोसिएट उससे क्या हो जाएगा, डेबिट, और वो एक्सपेंस पहले वो एक्सपेंस डेबिट हो चुका होता है, रेंट सैलरी डेबिट हो चुका होता है, जब क्लोज होना होता है ना वो क्रेडिट हो जाता है, वो डेबिट क्रेडिट कैंसिल, और असल में चीज किस में ट्रांसफर हो जाती है, एसोसिएट में। और ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, कैपिटल टू ड्राइंग्स। ये क्लोजिंग एंट्री, ये ड्राइंग्स की एंट्री नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं है, ये उसकी क्लोजिंग एंट्री। लो जी, आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। ये जितना भी बड़ा लिखा हुआ है ना, सारी बातें यही हैं। क्लोजिंग एंट्री के बारे में सुने आप। वो कहता है ऑल अकाउंट्स बैलेंसेस हैव बीन कैरी फॉरवर्ड। कहता है ऐसा है कि हमने सबके कैरियर निकाले हैं। However, income expense and drawings are closed at the end of each reporting period. This is because profit or loss belongs to the owner. Drawings reduce owner equity. Therefore, the accounts related to income expense drawings are not carry forward to the next year. These accounts are directly या indirectly transferred to the on directly या indirectly transferred to the owner's capital by passing the following closing entry. इसका मतलब क्या है, कहता है सारी जो इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कैपिटल में चले जाते हैं। ये कहा है, ये कैसे, नेट प्रॉफिट, और पहले इनकम एक्सपेंस एसपीएल में आ गया, उसका नेट करके तो ये हो गया इनडायरेक्टली, और ड्राइंग्स हो गया डायरेक्टली। तो ये बात लिखी हुई है, देखो इनकम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, ये है इनकम की क्लोजिंग एंट्री। ऑल एक्सपेंसेस कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये एंट्री है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम डेबिट, और सारे एक्सपेंस क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पहले डेबिट हुए थे अब क्रेडिट हो गए। ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस, रिवर्सल इन केस ऑफ लॉस। अच्छा ये लॉस की एंट्री है, कहते हैं ट्रांसफर ड्राइंग्स का कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स, और ये नेट प्रॉफिट की एंट्री भी उसने बताई, पता है क्या एंट्री पास किया बोला, एसोसिएट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल में प्लस होता है ना, नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर तो उसमें कैपिटल को क्रेडिट कर देता है और एसोसिएट डेबिट हो जाता है। बैलेंसिंग कहता है एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स आर कैरी फॉरवर्ड एज क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ, कहते हैं इसके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और बाकी के क्लोजिंग बैलेंस क्लोज होते हैं। एसेट्स लायबिलिटी के कैरी क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और बाकियों के उसी साल में क्लोज होते हैं। एंड बिकम ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। यूजुअली एन ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज वेल एज अकाउंटिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज, कहता है जो अगला साल स्टार्ट होता है ना उससे भी आगे शुरू हो जाता है। लो मेरे भाई, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपने इसकी कोई कंप्रीहेंसिव एग्जांपल नहीं करनी, आपने डायरेक्ट क्या करना है, इसकी बुक रीडिंग 5 पेज प्लस सेल्फ टेस्ट प्लस एडिशन। अब इसके बाद हमने चले जाना है, अच्छा फाइनल असाइनमेंट शुरू की अभी नहीं, चलो अच्छी बात है कर दो, अगर नहीं की तो अभी ना करो। फिर इसमें यह है कि अब आप ऐसा करो कि मुझे ना 2 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर ओके करके दो, विद रिस्पेक्ट टू इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की बुक, एडिशनल और सेल्फ टेस्ट 2 दिन के अंदर कवर करो, और मैं साथ आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। जैसे आपका वो खत्म हो जाएगा तो हम इसकी फाइनल असाइनमेंट मिलके करेंगे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर की फाइनल असाइनमेंट मिलके करेंगे, और कल स्पेशल एक आपका लेक्चर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम दोबारा अपने न्यूमेरिकल फेज में एंटर हो जाएंगे। 2 दिन मैं आपको आसान काम करवाऊंगा ताकि आप पिछले 3 चैप्टर कवर कर लें, और फिर अगले जितने भी दिन हैं फिर मुश्किल का। चलो जी आओ जरा फाइनल काउंट पे।